माँ, मुझे नहीं पता, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ हिमांशु से ही। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे कहाँ हम पहाड़ों में रहने वाले और कहाँ वो बिहारी। देख मनीषा, मैं तेरी शादी उस लड़के से कभी नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर मनीषा की माँ गंगा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं मनीषा फोन करके हिमांशु को सारी बात बता देती है कि किस तरह उसकी माँ ने इस शादी के लिए मना कर दिया है। देखो मनीषा, मैंने तुम्हारे लिए अपने घर में बात कर ली है और मेरी माँ इस शादी के लिए तैयार हो चुकी है। बस अब तुम्हें अपनी मम्मी पापा को मनाना है, बाकी सब सेटल है। मम्मी को कहना है कि हम लोग दहेज भी नहीं लेंगे और शादी में जितना खर्चा होगा हम आधा आधा कर लेंगे। हिमांशु की बात सुनकर मनीषा मुस्कुराती है और फोन रख देती है। अगले ही दिन वो अपनी माँ से यही बात करती है, जिसे सुनकर थोड़े दिन तो गंगा ड्रामा करती है, पर शादी के लिए मान जाती है। इस तरह मनीषा की शादी हिमांशु से हो जाती है। शादी के बाद मनीषा अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभालती है, पर क्योंकि मनीषा पहाड़ी थी, इसलिए उसे बिहार का रहन सहन नहीं पता था। लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे बिहारी फैमिली में ढल जाती है। देखते ही देखते शादी को 4 साल बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मनीषा की छोटी बहन ऑफिस गई हुई थी, तभी उसके घर 2 आदमी आते हैं। ये अंकिता का घर है? जी हाँ, ये अंकिता का घर है। बताइए क्या हुआ? देखिए बहन जी, आपकी बेटी पिछले 3 महीने से ईएमआई नहीं भर पाई और आप तो जानती हैं कि अगर ईएमआई समय पर नहीं भरी जाती तो उसकी पेनल्टी लगती है, और अगर फिर भी ईएमआई नहीं भरेंगे तो मजबूरन हमें उनके घर पर नोटिस भेजना पड़ेगा, और वही नोटिस हम यहाँ देने के लिए आए हैं। आज हम अपने पैसे लिए बिना यहाँ से जाने नहीं वाले। हमने उनको कई कॉल्स करी, लेकिन ना तो हमारी कॉल उठा रही है और ना ही हमारे मेल का कोई आंसर कर रही है। ये कोई तरीका नहीं होता। लेकिन भाई साहब, मेरी बेटी ने तो आज तक हमें कभी बताया नहीं कि उसने ईएमआई पर कोई सामान भी खरीदा है। वैसे आप बताएंगे कि किस चीज की ईएमआई चल रही है अंकिता के नाम पर? बहन जी, 2 आईफोन खरीदने के बाद भी अंकिता ने ईएमआई पे नहीं करी। अब जब उन्होंने 2 ईएमआई पर आईफोन खरीदे हैं तो उन्हें अपनी किस्त भरनी तो पड़ेगी। अगर वो नहीं भरती तो मजबूरन हमें कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। भैया आप बताइए कितने पैसे देने हैं? 9,000। उस आदमी की बात सुनकर गंगा उसे पैसे दे देती है। अब जब शाम को अंकिता घर आती है तो उसकी माँ उसके ऊपर भड़कते हुए कहती है, जब तुझसे ईएमआई भरी नहीं जा रही थी तो 2 फोन खरीदने की क्या जरूरत थी? 2 फोन तूने किए क्या? माँ, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही बहुत परेशान रहती हूँ, इसलिए आप मुझे और परेशान मत कीजिए। इतना बोलकर अंकिता बिना खाना खाए ही वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अंकिता के घर में तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अंकिता ना तो किसी से बात करती और ना ही वो किसी को बताती कि आखिर उसने ईएमआई पर फोन निकाल कर दिया तो किसे दिया। ऐसे ही एक दिन गंगा अपनी बेटी मनीषा से बात करती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है पैसों का। अरे इसे 9,000 मैंने भरे हैं। अगर मैं इसके पैसे नहीं भरती ना तो इसके नाम की फाइल दर्ज हो चुकी होती पुलिस स्टेशन में। देख मनीषा, मैं तो तुझसे पूछ पूछ कर थक गई हूँ। तू ही बता आखिर ये सब चल क्या रहा है? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं इससे पूछती हूँ कि आखिर इसने इतना कर्जा लिया कैसे। इतना बोलकर मनीषा फोन रख देती है। अब शाम को जब अंकिता घर आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, देख अंकिता, अब तेरी उम्र हो चुकी है। तू 28 साल की हो चुकी है। समय के साथ तेरी उम्र बढ़ रही है, ना कि घट रही है। इसलिए मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है। नोएडा में रहता है, खुद का फ्लैट है, इकलौता लड़का है। अगर तूने शादी के लिए हाँ कर दी तो बहुत खुश रहेगी तू, क्योंकि वो लड़का तुझे रानी बना कर रखेगा। देखो माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, समझ गए आप? वैसे ही मैं बहुत परेशान रहती हूँ अपनी लाइफ को लेकर। मैं ये शादी करके और परेशान नहीं हो सकती। आज के बाद मेरे सामने शादी का नाम मत लेना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तू कर क्या रही है। एक तो तेरे कर्जे खत्म नहीं हो रहे और दूसरा तुझे कुछ पूछती हूँ तो तू मना कर देती है बताने से। शादी की बात करो तो भी तेरे ड्रामे अलग है। अरे तू कर क्या रही है अपनी जिंदगी में? एक बार फिर अंकिता अपनी माँ को जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। ये देख उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन उनके हालात बिगड़ते जा रहे थे। लेकिन अंकिता कुछ भी बताने को राजी नहीं थी। अब ये बात उसकी बड़ी बेटी मनीषा को पता चलती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मनीषा कि मैं क्या करूं। एक तो सच बताने को राजी नहीं है,
दूसरा इसके लिए इतना अच्छा लड़का आया है, लेकिन ये उससे भी शादी करने को राजी नहीं है। अरे इसके पास इतने पैसे नहीं बचे, ना ही मेरे पास कि हम इसका कर्जा उतार सके। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं इसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से जोड़ूं, कहाँ से इसके लिए गहने बनवाऊं। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको कुछ पैसे दे रही हूँ, उससे आप अंकिता के कर्ज निपटा दीजिए, और जैसे ही इनकी अगले महीने की सैलरी आएगी तो कोई ना कोई बहाना लेकर मैं उनसे पैसे ले लूंगी और छुपाकर आपको भेज दूंगी। धीरे धीरे जब सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो आप अंकिता के गहने बनवा देना। बेटे की बात सुनकर गंगा हाँ में हाँ भर देती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ मनीषा आए दिन अपने पति से छुपाकर अपनी माँ को पैसे भेजती। ऐसे ही एक दिन हिमांशु सुबह जल्दी उठकर जिम जाने की तैयारी में था। तभी मनीषा अपने पति से बोलती है, सुनिए वो क्या है ना, मुझे 50,000 की जरूरत है। क्या कहा तुमने? 50,000? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुम्हें 50,000 कहाँ से ला कर दूं? तुम जानती हो कि पापा की पेमेंट आई नहीं है और मुझे मेरी सैलरी मिली नहीं, तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से ला कर दूं? देखिए जी, बहुत अर्जेंट है, मेरे एक दोस्त को चाहिए। जैसे ही वो पैसे दे देगी मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। क्या आप मुझे 50,000 नहीं दे सकते? मनीषा की बात को सुनकर हिमांशु कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। बहू, इस समय तू कहाँ जा रही है और इस पर्स में क्या है? वो माँ जी, इसमें थोड़े से पैसे रखे हुए हैं, मैं कुछ शॉपिंग के लिए जा रही थी। बहू, तो शॉपिंग करने जा रही थी या पैसे अपनी माँ को देने जा रही थी? अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनीषा घबरा जाती है और उसी समय हिमांशु भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ माँ, आप इस तरह मनीषा को रोक कर क्यों खड़ी हैं? और मनीषा, तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? हिमांशु, जरा इसका बैग चेक कर, इसमें तुझे पैसे मिलेंगे, और इससे पूछ ये पैसे लेकर कहाँ जा रही थी। अपनी माँ की बात सुनकर हिमांशु मनीषा का बैग चेक करता है, जिसमें उसे कुछ पैसे दिखाई देते हैं। उन पैसों को देखकर हिमांशु भी हैरान हो जाता है और उससे सवाल करता है, ये इतने पैसे तुम कहाँ लेकर जा रही हो? सच बताओ, क्योंकि अगर तुमने आज झूठ बोला तो शायद तुम इस घर से जा सकती हो, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं आओगी। मुझे माफ कर दो हिमांशु, पर ये पैसे मैं अपने मायके देने जा रही थी। अरे लेकिन क्यों? इतना बोलकर मनीषा अब उसे सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर हिमांशु को गुस्सा तो आता है, पर वो मनीषा की सिचुएशन समझ जाता है, क्योंकि मनीषा के माँ बाप का ख्याल रखने वाला कोई और नहीं था। अब हिमांशु अंकिता को अपने घर बुलाता है और उससे सवाल करता है, अंकिता, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी बहन का घर बर्बाद हो रहा है। सच बताओ, आखिर तुम इतने पैसों का करती क्या हो, और इतना कर्जा तुम्हारे सर पर कैसे आया, जिस वजह से तुम्हारी बहन को अपने पति से छुपाकर अपने मायके पैसे भेजने की जरूरत पड़ रही है? नहीं जीजू, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी माँ को क्यों पैसे दे रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी कर्ज में नहीं। अब तो सच बोल दे, तेरी वजह से मेरा घर बर्बाद होने को है। अरे तेरे लिए मैंने पैसे भिजवाए हैं, लेकिन तू सच बोलने को तैयार नहीं है। सच बता दे बहन। अपनी बहन को रोते देखकर अब अंकिता ज्यादा देर तक सच छुपा नहीं पाती। जीजू, मेरी वजह से आप अपना रिश्ता खराब मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को आईफोन दिलवाया था। एक आईफोन की ईएमआई मेरी खुद की है और दूसरी उसकी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और अब मुझे उसकी ईएमआई भरनी पड़ रही है। बस यही कारण है। मैं ना तो शादी करना चाहती हूँ और ना ही किसी से ये बात शेयर कर पा रही थी। ये सुनकर हिमांशु अब इकट्ठे अंकिता को पैसे दे देता है और अंकिता सारे कर्जे को निपटा देती है, क्योंकि हिमांशु एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था, इसलिए वो कोई रिएक्ट नहीं करता। अब आने वाले समय में अंकिता भी एक अच्छे से वेल सेटल्ड इंसान से शादी कर अपनी लाइफ सेटल कर लेती है और इस तरह अब दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में खुशी से रहती हैं। बिरजू एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वो एक छोटे से गांव में अपनी बीवी शोभा के साथ रहता था। बड़ी ही मेहनत मजदूरी करने के बाद ही वो अपना और अपनी बीवी का पेट भर पाता था। जब इतनी मेहनत करने के बाद भी घर में इतनी गरीबी के साथ रहना पड़ रहा था, तो एक दिन बिरजू की पत्नी शोभा आकर बोलती है, क्या है ये, आप पूरे दिन भर काम करते रहते हो, फिर भी घर में एक पैसा नहीं आता। सब तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन ढंग से पैसे ही नहीं मिलते। तो क्या फायदा है ऐसे मेहनत का जिससे आमदनी कुछ आए ही ना। तो तुम ही बताओ ना, क्या करूं मैं?
ऐसे गधे की तरह मेहनत करने से कुछ होगा तो नहीं। इससे अच्छा है कि आप कोई अपना काम शुरू करो। अपना काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे ही चाहिए होते हैं ना। तो पैसे अपने गांव के जमींदार से ब्याज पे ले लो ना। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, ब्याज पर पैसा ले लिया और काम चला नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। जब तक हम कोई बड़ा खतरा नहीं उठाएंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। चलो, मैंने अगर पैसे ब्याज पर उठा भी लिए तो ये बताओ हम काम क्या शुरू करेंगे? हम दोनों मिलकर एक कचौरी का ठेला लगा लेते हैं। वो कैसे? तुम कचौरी वैसे ही इतनी अच्छी बनाना जानते हो और मैं कचौरी की सब्जी बनाना जानती हूँ। दोनों मिलकर शुरू करेंगे तो शायद बात बन जाएगी। तुम्हारी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। एक काम करो, तुम डरते रहो। यहाँ पर हम दोनों की बात है, हमारा परिवार भी तो आगे बढ़ेगा। तब तुम बताओ, क्या हम इस गरीबी में ही जीते रहेंगे? हमारे बच्चे ऐसे नंगे पुंगे से गरीबी में पड़े रहेंगे? चलो ठीक है, मैं जमींदार से बात करता हूँ पैसे की। शोभा की बात मानकर बिरजू जमींदार से पैसे मांगने जाता है और जमींदार के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, मुझे पैसे की थोड़ी जरूरत है, आप मुझे ब्याज पे पैसे दे दो। तुझे पैसे दे दिए तो मेरे पैसे ही डूब जाएंगे। नहीं सेठ जी, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तेरे पास है ही क्या जिसको गिरवी रखकर मैं तुझे पैसे दूं? आप बस थोड़े समय के लिए मुझे पैसे दे दो, मैं जल्द ही वापस दे दूंगा आपके पैसे। पैसे चुकाने के लिए पैसे होने भी चाहिए और तेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है। सेठ जी, मैं काम खोलने के लिए पैसे मांग रहा हूँ, काम चलते ही पैसे दे दूंगा सारे। तुझे कुछ आता भी है जो तू काम खोलेगा? तू बिना बात के यहाँ खड़े होकर मेरा टाइम बर्बाद मत कर, मुझे और भी काम है। इतना बोलकर बिरजू को वहाँ से भगा दिया जाता है। बिरजू उदास होकर घर की ओर आ ही रहा था कि उसे रास्ते में शहर से आया हुआ एक व्यक्ति मिलता है जिसकी कार गड्ढे में फंस गई थी। बिरजू उसकी मदद करता है और वो शहरी व्यक्ति बिरजू के लाख मना करने के बाद भी उसे पैसों की थोड़ी मदद करता है। उन पैसों को लेकर बिरजू घर आता है और शोभा को देते हुए बोलता है, ये लो, अब हम अपने घर से ही काम शुरू करते हैं। घर से क्यों, बाहर एक ठेला लगा लेते हैं ना। हम थोड़े भी पैसे बिना बात के खर्च नहीं कर सकते। हाँ, बात तो तुम ठीक बोल रहे हो। इतना बोलकर दोनों बाजार जाते हैं। कचौरी सब्जी बनाने का सारा सामान लेकर आते हैं। सारा सामान लाने के बाद दोनों मिलकर कचौरी और सब्जी बनाने लगते हैं। जब उनकी कचौरी और सब्जी बन जाती है तो वो अपने घर के बाहर ही खड़े होकर उन्हें बेचने लगते हैं। बहुत देर तक भी जब कोई ग्राहक उनकी कचौरी लेने नहीं आता तो बिरजू बोलता है, देख रही हो, अब तक बोहनी तक नहीं हुई। तुम परेशान क्यों हो रहे हो जाएगी थोड़ी देर में। कोई कचौड़ी लेना तो दूर, आसपास भी नहीं आ रहा, और ऐसे में हमारा काम कैसे चलेगा? अभी तो काम शुरू किया है, थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे लोग आना शुरू कर देंगे। दोनों बहुत ही परेशान होकर बहुत देर तक वहीं खड़े रहते हैं। काफी देर बाद एक छोटा बच्चा आकर कचौरी खाकर उन्हें पैसे देकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद रात होती है। अगले दिन दोनों वापस इसी उम्मीद में कचौरी बेचने लगते हैं, लेकिन अगले दिन भी 1 से 2 व्यक्ति ही उनकी कचौड़ी खाने आते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। जब कचौरी में भी ढंग से कमाई नहीं होती तो बिरजू बोलता है, लगता है हमें कचौड़ी का धंधा बंद ही करना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से तो मैंने कचौरी का काम शुरू किया और आप हो कि इसे बंद करने के लिए बोल रहे हो। बंद ना करें तो क्या करें, कमाई तो हो नहीं रही और 1-2 दिन में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, तुम हार मत मानो, पूरा यकीन रखो, ये काम चलेगा, सब्र रखो। तुम्हारे बोलने पर ही तो इतने दिन से रुका हुआ हूँ। तो अब थोड़ा सा रुक जाओ। दोनों काम ना चल पाने के कारण बहुत परेशान थे, लेकिन शोभा बिरजू को हारने नहीं देती और डट कर काम करती है। अगले ही दिन उसके घर के बाहर कचौरी के लिए कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक विनोद नाम का आदमी बोलता है, भैया 20 प्लेट कचौरी पैक कर देना। 20 प्लेट कचौड़ी? जी अभी करता हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपकी कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जी बिल्कुल। आप इतने समय से कचौरी बेच रहे हैं, कोई दुकान क्यों नहीं खोल लेते? जी वो दुकान तो खोल लेंगे, पहले काम अच्छे से चलने तो लगे। हाँ, ये बात भी सही है। ये देखकर शोभा बिरजू से कहती है, हाँ, अब बस हमारी मेहनत रंग लाई और कचौरी का बिजनेस अच्छा चलने लगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो। देखो, आज कचौरी खाने के लिए कितने सारे लोग आए हैं और पैक भी करवा रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है
पहले काम कर लो, बाद में प्रार्थना करना। इतना बोलकर दोनों कचौरी बेचने लगते हैं और उनकी एक ही दिन में अच्छी कमाई हो जाती है। और इसी तरह कई दिनों तक अच्छी कमाई होने के बाद बिरजू शोभा से कहता है, हमारा कचौड़ी का काम अच्छा चल रहा है, अब हमें दुकान खोल लेनी चाहिए। तुमने तो मुंह की बात छीन ली। चलो फिर दुकान खोल लेते हैं। हाँ, लेकिन दुकान के लिए कोई कमरा देखा है? हाँ, एक कमरा देखा है, आज वहीं बात करके आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगी। बिरजू दुकान की बात करने जाता है। फिर वो अपना कचौरी का धंधा दुकान में चलाने लगते हैं। धीरे धीरे करके उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान में जमींदार आता है और बिरजू की दुकान को देखकर बोलता है, अरे वाह, तुमने तो बहुत बड़ी दुकान खोल ली। हाँ, अब तो काम भी बहुत अच्छा चलता है। मुझे उस दिन के लिए माफ कर देना। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं तो वो बात भूल भी चुका हूँ। अच्छा, अपनी कचौड़ी नहीं खिलाओगे मुझे? जी बिल्कुल, आप बैठो, मैं अभी लाता हूँ। कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद। इसी बात पर 5 प्लेट पैक भी कर दो। जी बिल्कुल, अभी करता हूँ। इतना बोलकर बिरजू कचौरी पैक कर देता है और जमींदार को देता है। लोगों को बिरजू की कचौरी इतनी अच्छी लगती है कि लोग दूर दूर से बिरजू की कचौरी खाने आते हैं। ये देखकर बिरजू ने और दूसरे गांव में भी अपनी दुकानें खोली और वहाँ के लोगों को काम पर रखा। बिरजू अपनी कामयाबी को देखकर शोभा से कहता है, आज तुम्हारी वजह से ही काम इतना अच्छा चल रहा है। मेरी वजह से? हम दोनों की मेहनत से है ना? मेहनत भले ही दोनों की हो, लेकिन मैं तो हार मान लेता अगर तुम साथ न देती। आज हम इतने कामयाब हो गए हैं कि अब हमारे बच्चों के जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। बस अब काम को और भी अच्छे से फैला दें ताकि हमारे हर शहर में ग्राहक रहें। इतना बोलकर दोनों वापस काम में लग जाते हैं और धीरे धीरे बिरजू की कचौरी इतनी फेमस होने लगती है कि बिरजू कुछ ही दिनों में शहर में एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोल लेता है और कुछ समय बाद वो अपने परिवार के साथ शहर में ही रहने लगता है और देखते ही देखते वो भी शहर के नामचीन लोगों में से एक बन जाता है। मेघापुर गांव में काली घटा छाई हुई थी। तेज तेज ठंडी हवा चल रही थी। सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम समेट रहे थे। राधा भी जल्दी से आंगन में बने चूल्हे को ढकती है और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, हे भगवान, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। अभी 2 दिन ही तो हुए हैं घर में लिपाई किए, ठीक से सूखी भी नहीं है और अब अगर बारिश आ गई तो सब बह जाएगा। इतना कहकर राधा फटाफट से बाकी का काम खत्म करती है। तभी उसकी बेटी सोनिया उसके पास आकर कहती है, माँ देखो ना, बाहर कितने काले बादल छाए हैं। लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। मैं तो बारिश के पानी में खूब नहाऊंगी। बेटा, ज्यादा नहीं आएगी तो बीमार हो जाएगी। वैसे भी तुझे सर्दी जल्दी लग जाती है। राधा इतना बोल ही रही थी कि तभी जोर से बादलों के गड़गड़ाने की आवाज आती है और टिप टिप बारिश की बूंदें बरसना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज होती है, जिसे देखकर राधा कहती है, हे भगवान, ये बारिश तो तेज होती जा रही है। हमारा मिट्टी का घर तो बह जाएगा। भगवान, हम गरीबों पर और हमारे मिट्टी के घर पर थोड़ा तो रहम कर। सोनिया बेटा, जल्दी कर, जितना हो सकता है चीजों को ढक दे। हाँ हाँ माँ, ठीक है। पर माँ, वो देखो, वहाँ से पानी टपक रहा है और वहाँ से भी, और वहाँ से आप पानी रोकने के लिए बर्तन रखो, मैं सामान ढकती हूँ। राधा छत से टपकते हुए पानी को घर में फैलने से बचाने के लिए बर्तन रखती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और सोनिया कहती है, माँ देखो, बारिश रुक गई, अब जल्दी ही धूप आ जाएगी। पर हमारे घर का हाल तो बहुत बुरा हो गया। हर तरफ मिट्टी से कीचड़ ही कीचड़ हो गया। हाँ बेटा, क्या करे, अभी 2 दिन पहले ही लिपाई की थी और बादल छाने की वजह से अच्छे से सूखी भी नहीं थी और आज यहाँ बारिश हो गई। सारी मेहनत पर बारिश फिर गई। अब जब तक धूप नहीं आती तब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और कुछ दिनों बाद अच्छी खिलखिलाती हुई धूप निकलती है और हर तरफ बारिश की वजह से हुआ कीचड़ सूख जाता है। ऐसे ही एक शाम जब राधा का पति मोहन घर आता है तो राधा उससे कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि छत का कुछ किया जाए। बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। हाँ जानता हूँ राधा, पर क्या करूँ, इतनी महंगाई में घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। इस गरीबी में कुछ समझ ही नहीं आता है कि अपने खाने का बंदोबस्त करे या फिर अपने घर को ठीक करे। हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। कोई बात नहीं राधा,
बरसात आने से पहले हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, जिससे कम से कम हमारा मिट्टी का घर बहने से बच जाए। जी ठीक है, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। राधा की बात सुनकर मोहन हाथ मुंह धोने चला जाता है और राधा जल्दी से सभी के लिए खाना लगाती है और सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। यूं ही वक्त गुजरता है, बारिशों का मौसम पास आने लगता है। राधा की अपनी मिट्टी के घर को लेकर चिंता बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन जहाँ मोहन मजदूरी का काम किया करता था, वहाँ उसे सीमेंट के खाली कट्टे नजर आते हैं। तभी वो अपने ठेकेदार विनोद के पास जाकर कहता है, ठेकेदार साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो मोहन, क्या हुआ? साहब, यहाँ पर सीमेंट के बहुत सारे खाली कट्टे पड़े हुए हैं, क्या मैं उनको घर ले जा सकता हूँ? पर तुम उसका क्या करोगे? साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक गरीब हूँ और मेरे पास कोई पक्का घर नहीं है। एक छोटा सा मिट्टी का घर है बस। बारिश का मौसम आने वाला है, बस अपने घर को बहने से बचाने के लिए चाहिए। ठीक है मोहन, ऐसी बात है तो ले जाओ, पर देख लेना ये सब सही हालत में नहीं है, कुछ बीच बीच में से फटे भी हुए हैं। कोई बात नहीं साहब, वो सब तो मैं देख लूंगा। ठीक है मोहन, ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है और शाम को अपनी मजदूरी खत्म करने के बाद वो सीमेंट के खाली कट्टे अपने साथ बांधकर अपने घर लाता है। तभी सोनिया अपने पापा को आवाज लगाकर कहती है, पापा ये सब क्या है, आप ये क्यों लेकर आए हैं? बेटा, अपने घर की रक्षा करने के लिए लेकर आए हैं। सच में पापा, पर वो कैसे? बेटा, मैं और तेरी माँ इन सीमेंट के खाली कट्टे से अपने मिट्टी के घर के कपड़े सिलेंगे, जिससे आने वाली बरसात के मौसम में घर का नुकसान होने से बच जाए। सच में पापा, मैं भी आपकी मदद करूंगी हमारे मिट्टी के घर के कपड़े बनाने के लिए। हाँ बेटा, ठीक है, जरूर मदद करना। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके बाद राधा और मोहन मिलकर सीमेंट के खाली कट्टों को काट कर सीधा करते हैं और फिर सुई धागे की मदद से एक कट्टे पर दूसरा कट्टा जोड़ देते हैं और ऐसे ही जोड़ते हुए वो एक खुली सी तरपाल सिल देते हैं। तभी सोनिया कहती है, पापा, अब तो हमारे घर के कपड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं। अब तो हम अपने घर को कपड़े पहना देंगे, जिससे हमारा मिट्टी का घर बारिश में बहने से बच जाएगा। हाँ हाँ बेटा, अब हमारा मिट्टी का घर बच जाएगा। जी हमने तरपाल सिल तो लिया है, बस अब इसे लगाना है और बाकी फिर हमारी चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। हाँ राधा, अपने मिट्टी के घर को बचाने के लिए जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। जी सही कह रहे हैं आप। इतना कहकर राधा और मोहन मिलकर अपने सीमेंट के कट्टे से बनाए हुए तरपाल से अपने घर की छत को ढक देते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है और बरसातों का मौसम शुरू होता है, पर राधा और मोहन की मेहनत से बनी तरपाल से कुछ हद तक उनके मिट्टी के घर की रक्षा हो जाती है। कुछ दिन तो ठीक से बीतते हैं, पर कुछ वक्त बाद लगातार बारिश की वजह से तरपाल फटनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से मोहन और राधा को फिर से परेशानी थी। ऐसे ही एक रात तेज बारिश में घर की छत फिर टपकती है और छत से टपका पानी जमीन पर सोई सोनिया पर जाकर गिरता है और तभी राधा उस टपकते पानी के नीचे खड़ी हो जाती है और सोनिया पर पानी की बूंदें गिरने से पहले रोक लेती है। ये देखकर मोहन कहता है, अरे राधा, ऐसे कब तक खड़ी रहोगी? रुको, मैं सोनिया को सरकाकर थोड़ा उधर कर देता हूँ। अरे नहीं, उसकी कच्ची नींद है, अभी उठ गई तो सो भी नहीं पाएगी और थोड़ा भीग जाऊंगी तो क्या हुआ, हम तो परेशानी झेल ही रहे हैं, कम से कम हमारी बच्ची तो आराम से सोए। ठीक है राधा, जैसा तुम कहो। ऐसे ही रात बीत जाती है और बारिश भी बंद होती है, पर रात भर की बारिश के बाद से तरपाल की हालत खराब हो चुकी थी और बारिश फिर से शुरू होती है और मोहन का मिट्टी का घर टपकने लगता है और कुदरत के इस कहर के आगे बेबस राधा और मोहन कुछ नहीं कर पाते। अपने घर की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वहाँ पर विनोद आकर कहता है, मोहन, हमें बाकी लोगों से पता चला कि तुम्हारे घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिस वजह से तुम काम पर भी नहीं आ पा रहे हो, इसीलिए हम यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मदद साहब, क्या आप मेरे मिट्टी के घर को बचा सकते हैं? हाँ मोहन, तभी तो यहाँ पर आया हूँ। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मिट्टी के घर को कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो, तुम्हारी मदद करके सच में दिल से मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर विनोद मोहन के कंधे पर हौसले भरा हाथ रखता है, जिसके बाद विनोद मोहन के मिट्टी के घर की छत को टीन से कवर करवाता है और साथ ही उसके घर में ईंटों का फर्श भी डलवाता है।
राधा और मोहन दोनों मिलकर विनोद का हाथ जोड़कर शुक्रिया करते हैं और अब बारिश आने पर मोहन के घर की छत नहीं टपकती और ना ही घर में कीचड़ होता और मिट्टी के घर में बरसात की रात आराम से गुजरने लगती।